ये भी बहुत अहम हो जाता है कि रशिया ने अब तक यूक्रेन पर हमले की बात नहीं मानी है। प्रेसिडेंट पुतिन इसे विशेष सैन्य अभियान बता रहे हैं, जिसका मकसद रूस को नेटो के प्रभाव से बचाना है। और इसी की खातिर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद देश घोषित कर दिया था। वहां रूस का नियंत्रण हमेशा के लिए बना रहे और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मारियोपोल पर भी कब्जा करना। और इसीलिए रशिया ने कीव से ज्यादा जोर दिया मारियोपोल पर कब्जा करने में, जिसका नतीजा सबके सामने है। मारियोपोल के 3/4 से ज्यादा हिस्से पर रशिया का कंट्रोल माना जा रहा है। वहां यूक्रेन के हजारों सैनिकों ने सरेंडर किया है और अब मुश्किल से ऐसा दावा किया जा रहा है कि 400 सैनिक हैं जो एक स्टील फैक्ट्री में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन के इन सैनिकों ने यह तय कर लिया है कि वो जीते जी सरेंडर नहीं करेंगे। यह है यूक्रेन का बड़ा शहर मारियोपोल। मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। जहां नजर घुमाओ सिर्फ तबाही तबाही दिखाई देती है। मारियोपोल करीब करीब रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है। रूस का दावा है कि उसका मारियोपोल पर अब पूरा कंट्रोल है, लेकिन अभी भी यूक्रेन की एक ब्रिगेड रूसी फौज से लोहा ले रही है। ज़ेलेंस्की की वो आखिरी ब्रिगेड मारियोपोल पर कब्जे में रूसी फौज का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो को देखिए। बर्बाद हो चुके मारियोपोल शहर में एक जगह अभी भी जंग चल रही है। जिस जगह से आपको काले धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है, वहीं पर जंग चल रही है। ये जगह है अज़ोवस्टल आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। अज़ोव सागर के सामने मौजूद इस स्टील फैक्ट्री में कई सुरंग हैं। इन सुरंगों में यूक्रेनी फौज के करीब 400 सैनिक मौजूद हैं। सुरंग में छिपे वही सैनिक रूसी फौज के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सुरंग में छिपे यूक्रेन के इन 400 सैनिकों की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मारियोपोल से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने रविवार तक यूक्रेन फौज के बचे खुचे सैनिकों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी सेना के जवानों ने सरेंडर कर भी दिया है। रूस ने सरेंडर करते यूक्रेनी सैनिकों के वीडियो भी जारी किए हैं। हाथ ऊपर कर आगे बढ़ते ये सैनिक यूक्रेन के 36 मरीन कॉर्प्स के जवान हैं। इन सैनिकों ने रूसी फौज के सामने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। सरेंडर के वक्त रूसी फौज ने इनकी पूरी तलाशी ली। रूस की माने तो मारियोपोल की आखिरी लड़ाई अज़ोवस्टल स्टील फैक्ट्री में चल रही है, जहां 400 हथियारबंद सैनिक मुकाबला कर रहे हैं। इस स्टील फैक्ट्री को रूसी फौज ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस स्टील फैक्ट्री के अंदर कई सुरंग हैं, जिनमें यूक्रेन के सैनिकों ने अपना ठिकाना बना रखा है। रूसी सेना ने इन 400 सैनिकों को भी सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन से ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर सरेंडर करने वाले सैनिकों की हरकत को शर्मनाक बताया। Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит. Слава Украине! Провели успешную операцию с полком Азов, присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи. रूस का कहना है कि सुरंग में छिपे 400 सैनिक यूक्रेनी नहीं है, विदेशी सैनिक हैं, जो यूरोप और कनाडा के रहने वाले हैं। रूस का कहना है कि सैनिकों की बातचीत को इंटरसेप्ट करने पर उनकी भाषा से पता चला कि वो विदेशी हैं। रूस ने धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इस सुरंग को ही उनकी कब्र बना दी जाएगी। Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается.
в том числе избежавших с территории Азовстали. रूस का यह भी दावा है कि यूक्रेन की सरकार ने सुरंग में छिपे सैनिकों को सरेंडर नहीं करने को कहा है। साथ में यह भी कहा है कि अगर कोई सैनिक सरेंडर करे तो उसे वही मौत की नींद सुला दिया जाए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि मरियुपोल अभी तक रूस के कब्जे में नहीं गया है। हालांकि वहां हालात काफी खराब है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी मरियुपोल में आखिरी जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших... मरियुपोल में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके भी लड़ रहे हैं। चेचन स्पेशल फोर्स के जवान मरियुपोल में खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि रूस के लिए मरियुपोल पर कब्जा जमाना क्यों अहम है। दरअसल मरियुपोल में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिस पर रूस कब्जा चाहता है। बंदरगाह पर कब्जा होते ही लुहांस्क, डोनेत्स्क जाने का रास्ता खुलेगा। रूसी सेना के लिए सेना, सामान और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। लुहांस्क और डोनेत्स्क रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र हैं। रूस को क्रीमिया तक जाने के लिए भी रास्ता मिल जाएगा। मरियुपोल से 6000 सैनिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जा सकेंगे। क्रीमिया और डोनबास के बीच मरियुपोल एक लैंड कॉरिडोर की तरह है। अगर मरियुपोल पर कब्जा हो जाता है तो काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र रूस के कब्जे में होंगे। यानी मरियुपोल पर कब्जे का मतलब है कि एक तरह से यूक्रेन पर कब्जा। इसलिए रूस मरियुपोल को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन यूक्रेन के 400 सैनिक, जिसे रूस विदेशी किराए के सैनिक बता रहा है, जमकर मुकाबला कर रहे हैं। स्टील फैक्ट्री की सुरंग से आखिरी मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखना होगा कि ये मोर्चा कब तक टिका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरियुपोल पर रशिया का कहर देखने के बाद यूक्रेन का एक और शहर जहां लोगों की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। मरियुपोल की तरह उत्तर पूर्व यूक्रेन के शहर सुमी में भी लोगों ने रशिया के हमले का डटकर सामना किया था। 2 हफ्ते पहले रशिया ने सुमी से अपनी सेना को वापस भी बुला लिया था, लेकिन अब वहां दोबारा रशिया का हमला करने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर दी है। किस तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव से करीब 450 किलोमीटर दूर यूक्रेन का ये सुमी शहर है। ये सुमी राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जहां से रूस का बॉर्डर मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो सुमी के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही रूसी सेना के टैंक सुमी शहर में दाखिल हो चुके थे। सुमी का सरेंडर तय माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन से हमले करके रूस के टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया। उससे सुमी के लोगों का हौसला बढ़ा और वो रूस के सैनिकों से लोहा लेते रहे। करीब 1.5 महीने तक घमासान के बाद सुमी शहर लगभग बर्बाद हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने रूस के सामने फिर भी सरेंडर नहीं किया। नुकसान रूस को भी हुआ, इसलिए रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। रूस के सैनिकों के जाने के बाद जब सुमी के लोग वापस लौटे तो उनके घरों की जगह खंडहर थे और कब्रिस्तान भी बारूदी सुरंगों के जाल में घिरे हुए थे। Якраз були похорона, тільки Тростянець звільнили. Ми побоялися поставити, думаємо, може вони ще рашисти ці не всі вийшли та ще підірвуть і могилку. सुमी पर बारूदी सुरंगों का खतरा अभी टला भी नहीं है कि रूस के दोबारा हमले की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना किसी भी वक्त पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ हमला कर सकती है। Росіяни, вони тут базувалися, да, вони стояли тут за окупацією, і в хаті там були, там у людей стояли, тут окупували, замінірували вони кладовище наше, приїжджали міньори потім. इस चेतावनी के बाद सुमी में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, लेकिन बहुत से लोगों के दिल में अब भी रूसी सेना का खौफ भरा नजर आ रहा है।
то по тим даним у них плани були там від 3 до 5 днів у різних підрозділів, різні були терміни, вони вже максимум за 5 днів збирались взяти Київ і, мабуть, знали те, що на території Сумської області на той момент майже не було регулярних військ, була лише тероборона, то вони не планували тут воювати і збирались так. हालांकि लोगों को रूस की सेना का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे रहे यूक्रेन के सैनिकों को भरोसा है कि वो दूसरी बार भी रूस को उल्टे पैर वापस लौटने के लिए मजबूर कर देंगे। Да, я стрелал, как работают СБУшники, то они работают очень медленно. सुमी के लोगों को नई जंग के लिए तैयार तो किया जा रहा है, उन्हें पिछली बहादुरी याद दिलाकर जोश भी भरा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि सुमी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ऐसे में वहां के लोगों को पता भी नहीं है कि अगर रूस के टैंकों के साथ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से बमों की बरसात होने लगी तो कितने दिनों तक वो सुमी को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.